तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर आदमी रिची से, जो अपने फैमिली बिजनेस को चला रहा होता है। आज उसकी सक्सेस पार्टी है और उस पार्टी में पूरा खानदान मौजूद है और उसी भीड़ में उसकी खूबसूरत बीवी हंटर भी शामिल है। पार्टी में हर कोई खुश नजर आता है, लेकिन हंटर के चेहरे पर एक छुपा हुआ सूनापन होता है। जब से उसकी शादी रिची से हुई है, उसकी जिंदगी में एक अजीब सी खालीपन आ गई है। क्यों? क्योंकि रिची के घर के सारे लोग रोज अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं और हंटर पूरा दिन घर में अकेली रह जाती है। अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए कभी वो गेम्स खेलती है, कभी स्केचिंग करती है, कभी कुछ नया पकाती है, लेकिन फिर भी अंदर से थक जाती है। उसका दिन बस एक ही उम्मीद पर बीतता है कि शाम को रिची घर आए और उससे दो बातें करे। लेकिन जब रिची घर आता है तो या तो वो मोबाइल में बिजी होता है या किसी काम में डूबा रहता है। हंटर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उसे वो अटेंशन नहीं मिल पाता जो वो डिजर्व करती है। दिन गुजरते जाते हैं और फिर एक दिन हंटर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर हंटर की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो फौरन रिची को बताती है और रिची भी खुश हो जाता है। वो प्लान करता है कि एक फैमिली डिनर रखा जाए जहां सबको ये गुड न्यूज सुनाई जा सके। डिनर का दिन आता है, सब लोग टेबल पर होते हैं। हंटर एक्साइटेड होती है कि सबको बताए कि उसे कैसे पता चला, लेकिन उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि रिची के पापा बिजनेस की बातों में लग जाते हैं। हंटर की आवाज एक बार फिर दब जाती है। गुस्से और झुंझलाहट में हंटर एक ग्लास से बर्फ का टुकड़ा उठाती है और जोर जोर से चबाने लगती है। टेबल पर बैठे सब लोग इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन रिची की मां समझ जाती हैं कि शायद ये सब उसकी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। अगली सुबह रिची की मां हंटर को एक किताब देती हैं, एक सेल्फ हेल्प बुक, जिसमें लिखा होता है कि डिप्रेशन से बाहर निकलने का तरीका है कि रोज कुछ नया ट्राई करो, ऐसी चीज जो आपने पहले कभी न की हो। हंटर उस बात पर सोचने लगती है और तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है। वो उठती है, एक मार्बल उठाती है और उसे खा जाती है। और सबसे हैरानी की बात, मार्बल खाने के बाद उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, जैसे पहली बार उसने खुद को जिंदा महसूस किया हो। तो दोस्तों, हंटर ने अपनी उदासी और तन्हाई से बाहर निकलने के लिए जो रास्ता चुना था, वो रास्ता अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक मार्बल से शुरू हुआ ये सफर अब ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका था जहां से वापसी आसान नहीं थी। अगली सुबह जब रिची घर आता है तो वो नोटिस करता है कि हंटर का मूड कुछ अलग ही है। वो हंस रही होती है, कुछ ज्यादा ही खुश लग रही होती है। रिची पूछता है, इतनी खुशी का राज क्या है? हंटर कहती है, आज मैंने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। रिची पूछता है, क्या किया तुमने? हंटर झूठ बोल देती है। वो अपने मार्बल खाने वाली बात छुपा लेती है, लेकिन अब ये खुशी उसके लिए एक नशा बन चुकी थी। और अगले दिन उसने एक और अजीब काम किया। इस बार उसने कल खाया हुआ वही मार्बल जो उसके वेस्ट के साथ बाहर निकला था, उसे धोकर संभाल कर रख लिया, जैसे वो कोई ट्रॉफी हो, कोई मेडल। यहां तक सब कुछ थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन अभी भी काबू में था। लेकिन अब रिची की मां हंटर की पर्सनल लाइफ में दखल देने लगी थी। वो हंटर से उसके पास्ट के बारे में सवाल करने लगी। तुम्हारी फैमिली क्या करती थी? तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था? हंटर एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और उसे ये सब सवाल बहुत अजीब और शर्मिंदा करने वाले लगते थे। रिची की मां कहती हैं, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारी शादी रिची से हुई, तुम्हारी जिंदगी ही बदल गई। ये बात हंटर के दिल में चुभ जाती है। उसे महसूस होता है जैसे उसकी पहचान, उसकी इज्जत, सब कुछ सिर्फ एक एहसान की तरह पेश किया जा रहा है। उस दिन सफाई करते वक्त उसे वैक्यूम क्लीनर में एक थंब टैक्स, एक नुकीली पिन मिलती है। वो उसे उठाती है, मुंह में डालती है, फिर सोचती है, नहीं, ये गलत है। लेकिन अंदर की तड़प और तन्हाई का नशा इतना गहरा हो चुका था कि वो उस थंब टैक्स को निगल जाती है। इस बार उसके शरीर को वाकई चोट लगती है। थंब टैक्स उसके फूड पाइप को चीर देता है, खून निकलता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन फिर भी हंटर को एक अजीब सी राहत महसूस होती है, जैसे किसी ने उसके अंदर की चुप चीख को सुन लिया हो। शाम को रिची अपने दोस्तों को पार्टी पर लाता है। हंटर कहती है कि वो भी बाहर जाना चाहती है, लेकिन तभी उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो वॉशरूम जाती है और उसका स्टूल खून से भरा होता है, जिसमें वो थंब टैक्स भी निकलता है। वो सब कुछ साफ कर देती है, रिची को कुछ नहीं बताती। उसी पार्टी में रिची का एक दोस्त आता है और हंटर को हल्का
सा हग करता है। वो कहता है, मुझे भी तन्हाई बहुत खलती है। हंटर उसे वापस हग करती है, लेकिन उस हग में सिर्फ एक मुस्कुराहट नहीं होती, उसमें एक चीख छुपी होती है। एक ऐसा दिल जो सिर्फ किसी का स्पर्श चाहता है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी अहमियत। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। हंटर का अकेलापन अब उसे एक अजीब और खतरनाक रास्ते पर ले जा चुका था। पहले मार्बल, फिर थंब टैक्स, और अब ये उसकी आदत बनती जा रही थी। अब कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है एक शॉकिंग सीन से। हंटर अब नॉर्मल चीजें खाना छोड़ चुकी थी। उसका मन अब सिर्फ उन्हीं चीजों की तरफ जाता था जो इंसान हजम नहीं कर सकता, जैसे सेल्स, बैटरियां, पिन, सेफ्टी पिन्स, स्क्रूज। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि वो ये चीजें बाथरूम से निकालती, उन्हें धोती, सुखाती और फिर बड़े प्यार से संभाल कर रखती, जैसे कोई मेडल हो, कोई इनाम। उसके रूम की एक शेल्फ पर इन सब चीजों का ट्रॉफी कलेक्शन सजा हुआ था। चमकते हुए मार्बल्स, छोटी बैटरियां, जंग लगे स्क्रूज, सब कुछ। फिर एक दिन हंटर का रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप होता है। अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर को उसके इंटेस्टाइन में कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं। डॉक्टर फौरन इमरजेंसी सर्जरी सजेस्ट करता है। ऑपरेशन थिएटर में जब उसका पेट खोला जाता है, डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। उसके पेट से निकलती हैं 5 मार्बल्स, 2 बैटरियां, 3 सेफ्टी पिन्स, एक छोटा स्क्रू और एक लोहा जैसा टुकड़ा। डॉक्टर समझ जाता है कि हंटर को पिका डिसऑर्डर नाम की मेंटल इलनेस है, जिसमें इंसान को खाने की बजाय नॉन फूड आइटम्स खाने की लत लग जाती है, जैसे मिट्टी, लोहे के टुकड़े, कागज, पत्थर। रिची जब ये सब सुनता है तो गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि हंटर ने न सिर्फ खुद को बल्कि बच्चे की जान को भी खतरे में डाल दिया है। वो हंटर को डांटता है, उसका पूरा कमरा साफ कर देता है, हर एक खतरनाक चीज हटा देता है। लेकिन उसे क्या पता, हंटर कुछ भी खा सकती है, कुछ भी। रिची के डैड इस सब से और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनका ध्यान अब सिर्फ आने वाले बच्चे पर होता है। वो फौरन एक टॉप क्लास साइकोलॉजिस्ट को हायर कर लेते हैं। थेरेपिस्ट हंटर से पूछता है, तुम्हें कैसा महसूस होता है जब तुम ये चीजें खाती हो? हंटर धीरे से जवाब देती है, मुझे उनका टेक्सचर अच्छा लगता है, उनका रूखापन, उनकी आवाज, उनकी मौजूदगी मुझे महसूस होती है। वो दर्द अच्छा लगता है। थेरेपिस्ट समझ जाता है कि हंटर ने अपने इस डिसऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहा, बल्कि उसे अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। रिची और उसके पेरेंट्स अब तय करते हैं कि हंटर पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। एक बॉडीगार्ड को घर पर रखा जाता है जो हर वक्त हंटर के साथ रहे। लेकिन हंटर को यह निगरानी, ये कंट्रोल बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे घुटन महसूस होने लगती है। बॉडीगार्ड भी हंटर से चिढ़ने लगता है। एक दिन बोल ही देता है, इतने बड़े घर में रहकर भी खुश नहीं रह सकती। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी बीमार है ये लड़की। लेकिन उसे क्या पता, अंदर के जख्मों का इलाज ना पैसों से होता है, ना घर से, ना शोहरत से। इसी दौरान हंटर चुपके से बाथरूम में जाकर फिर से वही घातक चीजें खाना शुरू कर देती है जो उसकी बॉडी को अंदर से तोड़ रही थी। और फिर आता है रिची का बर्थडे। हंटर एक भव्य पार्टी अरेंज करती है, सबको बुलाती है, सबसे मिलती है, मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटी हुई होती है। पार्टी में लोग हंटर के बारे में फुसफुसाते हैं, उसकी बीमारी, उसके पागलपन, उसके अजीब व्यवहार पर गॉसिप्स करते हैं। कुछ लोग हमदर्दी दिखाते हैं, कुछ जोक्स बनाते हैं। हंटर का सब्र टूट जाता है। वो रिची के पास जाती है और कहती है, तुमने सबको क्यों बताया? क्या मैं पागल हूं? रिची कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। लेकिन हंटर के लिए ये मदद नहीं, एक और जख्म बन जाती है। एक दिन जब हंटर थेरेपिस्ट से बात करके थोड़ी हल्की और पॉजिटिव महसूस कर रही होती है, वो बगीचे में जाकर पौधों की देखभाल करती है। मिट्टी की खुशबू उसे अपनी ओर खींचती है। उसका मन करता है कि वो मिट्टी खा ले, लेकिन इस बार वो खुद को रोक लेती है। वो सोचती है, शायद अब मैं ठीक हो सकती हूं। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में हाथ धोने जाती है, उसके पैर कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसे बाहर से आवाज आती है। रिची थेरेपिस्ट को पैसे दे रहा होता है और कह रहा होता है, मुझे उसकी हर बात पता होनी चाहिए। क्या सोचती है, क्या छुपा रही है सब कुछ? हंटर का दिल बुरी तरह टूट जाता है। जिस इंसान पर उसने थोड़ा बहुत भरोसा करना शुरू किया था, वो भी बिक गया। वो चुपचाप अपने कमरे में जाती है और बेड के नीचे छुपकर फूट फूट कर रोती है। उसकी सिसकियां धीमी हैं,
लेकिन हर सांस में दर्द और टूटन छुपी है। तभी गार्ड आता है। वो हंटर को बेड के नीचे छुपा हुआ पाता है। कुछ नहीं कहता, बस उसके कंधे पर हाथ रख देता है। दोनों बस यूं ही पड़े रहते हैं, खामोश लेकिन जुड़ाव से भरे हुए। हंटर को पहली बार लगता है कि कोई उसका दर्द बिना सवाल समझ रहा है। लेकिन रात को जब गार्ड सो जाता है, हंटर फिर टूट जाती है। उसके अंदर का गुबार, उसकी तन्हाई, उसका गुस्सा सब एक तूफान बन जाता है। वो कपबोर्ड खोलती है, चीजें उलट पलट करती है और उसे एक स्क्रूड्राइवर मिल जाता है। वो उसे भी निगल लेती है। इस बार तबाही पक्की थी। स्क्रूड्राइवर उसके गले में अटक जाता है। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकलती हैं, सांसें रुकने लगती हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। गार्ड घबरा जाता है। वो चीखते हुए एम्बुलेंस बुलाता है। फिर से ऑपरेशन। डॉक्टर स्क्रूड्राइवर निकालते हैं और एक बार फिर किस्मत से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इस बार रिची और उसका परिवार पूरी तरह हिले हुए होते हैं। रिची का सब्र जवाब दे देता है। वो कहता है, अब और नहीं। हंटर को एक मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा जहां 24 घंटे निगरानी होगी। हंटर मना करती है, लेकिन रिची उसे डिवोर्स की धमकी देता है। अगर साइन नहीं किया तो तलाका हो जाएगा। मजबूरी में हंटर को पेपर्स पर साइन करना पड़ता है। लेकिन अब तक जो गार्ड उसके साथ था, जो अब उसके जज्बात को समझने लगा था, उसका दिल भर आता है। अगले दिन जब पूरा परिवार हंटर को मेंटल फैसिलिटी छोड़ने जा रहा होता है, हंटर बहाना बनाती है, मैं अपना फोन चार्जर ले आती हूं। वो घर के अंदर जाती है और भाग जाती है। गार्ड उसके पीछे जाता है, लेकिन इस बार वो उसे नहीं रोकता, बल्कि सबको यही कहकर डिस्ट्रैक्ट करता है, वो दूसरी साइड भागी है, मैं पकड़ने जा रहा हूं। और तब तक हंटर गेट पार करके अपने दर्द, अपनी तन्हाई और अपनी आजादी के रास्ते पर निकल पड़ती है। हंटर भागते भागते जंगल के रास्तों से होते हुए एक छोटे से होटल तक पहुंचती है। सबसे पहले वो होटल के बाहर से मिट्टी उठाती है, वो मिट्टी जो अब उसके लिए खाना बन चुकी है। फिर वो होटल के रिसेप्शन पर जाकर एक कमरा बुक करती है, बस इसीलिए ताकि वो उस मिट्टी को तसल्ली से खा सके। कमरे में जाते ही वो मिट्टी खाती है और फिर फोन उठाकर रिची को कॉल करती है। उसका पहला वाक्य होता है, मैं भाग गई हूं और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। फिर वो कहती है, मैं ये बच्चा सिर्फ तुम्हारे लिए संभाल रही थी, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनाया ही नहीं, तुमने कभी मुझे समझा नहीं, वक्त नहीं दिया। और अब तलाक की धमकी। रिची फोन के उस तरफ सन्न रह जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हारे पास न स्किल्स हैं न डिग्री, तुम इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाओगी। लेकिन हंटर फोन काट देती है। रात भर वो होटल में टीवी चलाकर मिट्टी खाती है और थक हार कर सो जाती है। अगली सुबह हंटर होटल छोड़ देती है। वो अब अपनी मां को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है, अपने अंदर का दर्द, अपनी उलझने और सबसे ज्यादा अपनी तन्हाई। वो रोती है और कहती है, मां, क्या आपने कभी मुझे समझने की कोशिश की? और फिर सामने आता है एक बड़ा रहस्य। हंटर का ये दर्द नया नहीं था, ये तो उसके बचपन से था। उसका असली पिता उसे छोड़कर चला गया था। उसकी मां बहुत ज्यादा धार्मिक थी और हंटर का कहना था, अगर मां इतनी धार्मिक न होती तो शायद मैं इस दुनिया में होती ही नहीं। हंटर अब एक और हिम्मत भरा कदम उठाती है। वो अपने रियल डैड का एड्रेस ढूंढती है और वहां पहुंच जाती है। घर में उस वक्त उसके सौतेले भाई का बर्थडे चल रहा होता है। वो सबके सामने खड़ी होकर कहती है, मैं किसी गेस्ट की मां नहीं हूं, मैं तुम्हारी बेटी हूं। सन्नाटा छा जाता है। उसका पिता उसे एक साइड पर ले जाता है। हंटर उससे पूछती है, तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? उसका बाप सर झुका लेता है और धीरे से कहता है, मुझे लगा मैं ताकतवर हूं, लेकिन मैंने तुम्हारी मां के साथ गलत किया और मुझे इसकी सजा मिली। मैं 7 साल जेल में रहा और वहीं समझ आया कि असली ताकत क्या होती है। हंटर कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप वहां से चली जाती है। अब वो अपनी मां के पास जाती है, लेकिन मां भी कहती है, अब तुम यहां नहीं रह सकती। हंटर पूरी तरह अकेली हो चुकी है। लेकिन उसी तन्हाई में वो एक फैसला लेती है। वो एक इबॉर्शन पिल खरीदती है और एक पब्लिक वॉशरूम में जाकर अपना बच्चा गिरा देती है। क्यों? क्योंकि वो कहती है, मैं खुद अपनी जिंदगी नहीं संभाल पाई, मैं एक बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। अब उसका सोचने का नजरिया बदल चुका है। वो जानती है कि पीछे क्या था, लेकिन अब सामने क्या हो सकता है ये उसके हाथ में है। वो दर्द से गुजर चुकी है, टूट चुकी है, लेकिन अब बच गई है।
और हंटर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। कभी कभी गिरने के बाद ही हमें अपने पंखों की असली ताकत का एहसास होता है। हंटर ने अपने अंदर के तूफान को कबूल किया, अपने बच्चे को अलविदा कहा और एक नई जिंदगी की शुरुआत का फैसला लिया। अब कहानी का आखिरी हिस्सा, एक शांत लेकिन गहराई से भरा मोड़। हंटर अब एक शेयर्ड शेल्टर होम में रह रही होती है, एक ऐसी जगह जहां वैसे ही लोग रहते हैं जो इमोशनल ट्रॉमा, मेंटल इलनेस या जिंदगी के किसी मुश्किल मोड़ से गुजर चुके होते हैं। यहां उसकी मुलाकात होती है सोफी से, एक थेरेपिस्ट जो खुद एक सिंगल मदर रह चुकी है और जिसने कभी एंजाइटी डिसऑर्डर का सामना किया था। सोफी हंटर से धीरे धीरे जुड़ती है, उसे समझती है और एक दिन कहती है, तुम्हारी हीलिंग वहीं से शुरू होगी जब तुम खुद को माफ करना सीखोगी, न कि सजा देना। हंटर पहली बार थेरेपी को खुले दिल से अपनाती है। वो अब ना डरती है, ना छुपती है, बल्कि अपने अतीत को समझकर आगे बढ़ना चाहती है। कुछ हफ्ते बाद हंटर अब खुद वॉलंटियर बन जाती है, एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। वो अपनी कहानी दूसरी औरतों से बांटती है जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन, अब्यूज या पिका डिसऑर्डर जैसी हालतों से गुजर रही होती हैं। अब उसके लफ्जों में दर्द नहीं, हिम्मत होती है। अंतिम सीन, हंटर एक आर्ट क्लास में होती है, सामने एक कैनवस, हाथ में स्केच पेंसिल। वो कुछ स्केच कर रही होती है और उसकी स्केचबुक के कोने में एक लाइन लिखी होती है, मैं टूट गई थी लेकिन खुद को जोड़ लिया नए रंगों से। पीछे सोफी खड़ी होती है, मुस्कुराकर कहती है, हंटर, यू आर नॉट लॉस्ट इन स्टारलाइट एनीमोर, यूव बिकम द लाइट। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है, बैकग्राउंड में हल्की सूदिंग म्यूजिक चलती है और एक पावरफुल मैसेज स्क्रीन पर उभरता है, मेंटल इलनेस कोई शर्म की बात नहीं, हेल्प लेना कमजोरी नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। कहानी खत्म होती है लेकिन एक नई रोशनी के साथ।